हेलो, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। पिछली क्लास में हम लोगों ने एटम, मॉलिक्यूल, मैटर के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप सभी को समझ में आई होगी। उसी के आगे हम लोग लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करेंगे आज। लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट क्या होता है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, धन आयन क्या होते हैं, ऋण आयन क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो जो बीच का भाग होता है इसे हम लोग नाभिक कहते हैं। बीच वाले भाग को नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बीच वाले भाग में। इसकी कक्षाएं होती हैं KLMN। इसकी कक्षाएं होती हैं KLMN। ये कक्षाएं होती हैं। इन्हें 2n² फार्मूले से बांटा जाता है। तो K कक्षा में 2, L में 8, M में 18, N में 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। हमने कहा था इसके अलावा भी होता है, लेकिन हमारा इसी से काम चल जाता है, इसलिए हम आगे नहीं पढ़ेंगे। तो KLMN। अब बात आ रही थी कि इसमें मान लिया जाए किसी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो पहली कक्षा में कितने हैं? 2, और दूसरी में कितने हो जाएंगे? 8। तो कक्षा पूरी तरह से, बाहरी कक्षा पूरी तरह से फिल होती है, पूरी तरह से भरी होती है। ऐसे जिनकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं हमारे, वो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं। अब मान लिया जाए किसी के पास 11 है, 12 है या 13 है। तो मान लिया जाए पहले में 2, अगर हमने कह दिया 13 किसके होते हैं? एल्युमिनियम के। 13 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में होते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10 हो गए। और तीसरी में बचे कितने? 3। तो बाहरी कक्षा क्या है? अपूर्ण है। तो ये हमारे चालक हो जाते हैं। और जिनकी बाहरी कक्षा में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। उसे हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी इसी को बोलते हैं। परमाणु क्रमांक, क्रमांक का मतलब होता है सीरियल, रोल नंबर, आवर्त सारणी में कौन चीज़ कहाँ रखी जाए। तो यहाँ होता है एटॉमिक नंबर। तो कोई भी परमाणु आवर्त सारणी में अपने एटॉमिक नंबर अपने क्रमांक के आधार पर ही रखा जाता है, जिसे हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? तो किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक, या जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उसे भी हम क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक। तो एक सिंपल बात आती है कि एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी पदार्थ में जितने प्रोटॉन हैं हम कह सकते हैं ये उसका परमाणु क्रमांक है, या किसी पदार्थ में जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो ये उसका परमाणु क्रमांक है। अब दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और आंसर एक देना होता है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो अभी तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोटॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक हो सकती है। लेकिन जब कोई एक आंसर देना होता है तो पहला आता है प्रोटॉन, क्योंकि हम प्रोटॉनों के आधार पर ही इसे व्यवस्थित करते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या ही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाती है। लेकिन अगर हम कहें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एटॉमिक नंबर होती है तो बिल्कुल सही है। अब बात आती है एटॉमिक वेट। एटॉमिक, परमाणु का वेट। तो ये जो बात होती है एटॉमिक वेट, ये वास्तव में पूरी तरह सही नहीं है। हम कहते तो परमाणु का वेट है, लेकिन ये वास्तव में परमाणु का वेट नहीं होता है। ये नाभिक का वेट होता है, नाभिक का द्रव्यमान होता है, नाभिक का भार होता है। अब यहाँ पर बात आती है, नाभिक ये है तो सबसे भारी क्या होता है? केंद्र, नाभिक। और जो बाहरी भाग होता है हमारा
जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो बहुत हल्का होता है, यानी खोखला होता है, तो उसके भार को माना ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मानी जाती है एटॉमिक वेट के लिए, ध्यान से समझेंगे, एटॉमिक वेट परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर तो भार है, तो भार नॉर्मली हम लोग पढ़ते थे किलोग्राम या ग्राम में, समझ लें ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो एटॉमिक वेट, जब भी वेट शब्द की बात आती है तो एक दिमाग में बात आता है ग्राम, किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर जो वेट होगा या भार होगा या द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम या ग्राम में नहीं होगा, ये केवल एक संख्या के रूप में होता है, एक संख्या के रूप में होता है। तो संख्या किसकी, एटॉमिक वेट किसकी संख्या में आता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। किसी परमाणु में जितने उसमें प्रोटॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उनकी जो टोटल संख्या होती है इसको हम कह सकते हैं एटॉमिक वेट में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो टोटल संख्या होती है उसे कहते हैं परमाणु भार। तो ये कोई ग्राम या किलोग्राम में नहीं, किस में आएगा, संख्या के रूप में। अब बात अगर कहें कि जैसे हम कहें किसी का एग्जाम्पल फॉर कॉपर का एग्जाम्पल ले लें, तो कॉपर में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 29, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29। तो अगर हम कहें कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, तो कितना हो जाएगा, 29। क्यों, प्रोटॉन भी 29 है, इलेक्ट्रॉन भी 29 है। लेकिन अगर इसी में कहा जाता है कि एटॉमिक वेट कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 64 होता है। कितना होता है, 64। ये क्या है, एटॉमिक वेट किसका है, कॉपर का एटॉमिक वेट है, कॉपर का एटॉमिक वेट है 64। तो इसमें प्रोटॉन कितने थे, 29। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा न्यूट्रॉन के लिए, 64 माइनस 29। तो हमने एटॉमिक वेट में प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 35 आएगी। कितनी आएगी, 35। तो कॉपर में प्रोटॉनों की संख्या 29, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 और न्यूट्रॉन की संख्या 35। एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, 29 प्लस 35, 65। अब इसी में जैसे बात करें, सपोज दैट ये था हमारा P और N, इसी में इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल बात करें कि एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। क्वेश्चन आता है एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 13, यानी प्रोटॉनों की संख्या 13 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होती है। तब बात आती है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 27। तो ये न्यूट्रॉन होते हैं 14, न्यूट्रॉन होते हैं 14, प्रोटॉन होते हैं 13। तो टोटल कितना हो जाएगा, 27। तो ये 14 होते हैं, ये 13 होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये होते हैं 14, तो टोटल 27 हो जाते हैं। तो ये था हमारा एटॉमिक वेट। तो ये ध्यान देंगे, कोई किलोग्राम या ग्राम में नहीं होता है, एक संख्या के रूप में होता है। तो वेट के लिए जब बात करते हैं तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। और जब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसमें एक आंसर देना होता है, तो पहला प्रोटॉन होता है। फिर हम बात करते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हमने कहा था अभी कि 29 इलेक्ट्रॉन कॉपर के थे, तो पहली कक्षा में 2, 29 है कॉपर के, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और तीसरे में कितने हो जाएंगे, 18। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 2, 8, 18, 28 हो गए। और है कितने, 20। तो लास्ट कक्षा में कितना बचा, 1। तो ये इस तरह से इसका वितरण हो गया। तो बाहरी कक्षा में 1 बचा। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं
उन्हीं को हम कहते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज दैट ये एक बच रहा है, तो कॉपर का बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब मान लिया जाए जैसे हम कहें एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम के कितने होते हैं, 13, एल्युमिनियम के 13, तो 2 8, और इसमें कितने बचे, 3, तो 2 8 18, ये 13 हो गए, 13 हो गए। तो बाहरी कक्षा में कितने बचे हैं, 3। तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितने हैं, 3 हैं। तो संयोजी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को एल्युमिनियम के कितने हो जाएंगे, 3। तो जिसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को कहते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई होगी। संयोजी बाहरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे अर्धचालक होते हैं, इनकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो एक अच्छे चालक के लिए जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 या 3 होती है, ठीक है। और और जो हमारे अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, जिनकी पूरी तरह से कक्षा भरी होती है वो इंसुलेटर होते हैं, और जिनकी बाहरी कक्षा में 4 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात आ रही, फ्री, तो ये ध्यान देंगे फ्री कब हो सकते हैं, जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं। जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होते हैं, यानी 4 से कम। ध्यान से समझेंगे, 4 से कम, क्योंकि 4 जो होते हैं इन्हें मेजॉरिटी मानी जाती है। 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें मेजॉरिटी मानी जाती है, ये आसानी से नहीं टूटते हैं। जैसे धारा 144 लग गई, तो इसका मतलब होता है 4 आदमी एक साथ नहीं खड़े हो सकते, 3 हो सकते हैं। तो 4 क्यों, क्योंकि उसमें एक ग्रुप बनने लगता है। तो यहाँ पर बात आती है कि जब 4 से कम होते हैं, 1 2 3, 1 या 2 3, तो उसको कहते हैं वो आसानी से फ्री हो जाते हैं। तो बाहरी कक्षा में 3 है, होने चाहिए थे ज़्यादा। तो जैसे ही कोई बाहरी बल लगेगा, कोई बल लगा दिया जाए, सप्लाई वोल्टेज दे दिया जाए, बल हो गया, तो ये अपनी कक्षा को इजी तरीके से छोड़ देगा। तो जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, 1 2 या 3 होती है, और बाह्य बल लगा दिया जाए उस चालक में, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे धारा को प्रभावित कराते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारी धारा को प्रभावित करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ गई। जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से फ्री हो जाते हैं, और जिसकी बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, जैसे अर्धचालक, तो बाहरी कक्षा में 4 होते हैं तो ईजी तरीके से फ्री नहीं होते हैं। तो उसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, अशुद्धि, इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा को आसानी से छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, चालकों में धारा इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। अब बात आ रही थी आयन की। तो आवेश युक्त परमाणु, जिसमें आवेश हो, ध्यान से समझेंगे, जिसमें आवेश हो, और जिनकी कक्षा में फुल नहीं होती है, उनमें जैसे अचालक है, कोई आवेश नहीं रख रहा है। जब बाहरी कक्षा में, जैसे मान लिया जाए किसी पदार्थ की बाहरी कक्षा में 2 की कमी है, या 2 की कमी है, 2 पूरे होने के लिए 2 चाहिए, या 2 उसके पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, किसी पदार्थ में बाहरी कक्षा को फिल करने के लिए कुछ कमी है या कुछ सरप्लस है, ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, कोवैलेंट बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध, यौगिक बनाते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, कुछ धन आयन होते हैं और कुछ ऋण आयन होते हैं, कुछ धन आयन होते हैं और कुछ ऋण आयन। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि धन आयन और ऋण आयन, 2 तरह के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि धन आयन कब होंगे। तो धन आयन कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धन आयन होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आयन होगा। ध्यान से समझेंगे, ये उल्टा होता है। कई बार हम ना धन मतलब धनी है, तो हमारे पास ज़्यादा है इसलिए धनी है। तो यहाँ पर धन आयन वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ऋण आयन वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब अधिकता और कमी का आकलन कैसे करते हैं, तो बाहरी कक्षा से किया जाता है। तो बाहरी कक्षा या तो पूर्ण हो रही हो 2 लेके या 2 देके, या उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हों,
बाहरी कक्षा पूर्ण हो रही हो, ले या दे के, या बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। तो ध्यान से समझ लिया। तो इसमें धन और ऋण आएंगे। धन वो होंगे जिनके पास कमी होगी और ऋण वो होंगे जिनके पास अधिकता होगी। तो ये थे आयन, धन और ऋण आयन, धन और ऋण आयन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट करें, हम उसको बताएंगे। जो भी तुम्हें डाउट होंगे इसमें उसको हम बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।